गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के जो अगले टाइप के सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ये सेकंड टाइप के सेंटेंस है। इसमें आपको जो अब रूल्स हैं वो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो इसमें जो वाक्य आएंगे वो इनकम्प्लीट होंगे। इम्परेटिव इन वाक्यों में दूसरा वाक्य इनकम्प्लीट होता है। सबसे पहली चीज ध्यान देने योग्य यही है कि जो इम्परेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें दूसरा जो वाक्य होगा, हालांकि वो पता है इसमें वाक्य जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो वाक्य होते हैं, तो इन वाक्यों में जो दूसरा वाक्य होगा वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, आपके लिए इनकम्प्लीट वाक्य होगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इनकम्प्लीट सेंटेंस हो, जितने भी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह टू का प्रयोग करना है। टू का प्रयोग करना है, ठीक है। जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस है वो सेंटेंस का जो दूसरा वाक्य होगा वो इनकम्प्लीट होगा, और इनडायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य इनकम्प्लीट होते हैं उनका जो कंजक्शन वर्ड यानी आप जिसको कह सकते हो योजक चिन्ह है वो कौन सा यूज होता है, टू। और एक और चीज आप इसी के साथ सीख ले कि यदि वाक्य पूरा हो, यदि वाक्य पूरा हो तो कंजक्शन वर्ड या फिर आप ये कह सकते हो योजक चिन्ह कौन सा यूज होगा, दैट। कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। यस अब जैसा कि आपको तीन चीज बता दी गई, इन वाक्यों में दूसरा वाक्य इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में। और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होंगे उनमें जो कंजक्शन वर्ड लगेगा वो कौन सा लगेगा, टू लगेगा। उसके बाद तीसरी चीज ये बताई गई, जो इनडायरेक्ट स्पीच में अब आपको बस दो ही कंजक्शन वर्ड ध्यान में रखने हैं। पहला कंजक्शन वर्ड है टू और दूसरा कंजक्शन वर्ड है या योजक चिन्ह है दैट। अब टू किस कंडीशन में यूज करना, दैट किस कंडीशन में यूज करना। वे वाक्य जो इनकम्प्लीट हो, अधूरे हो, उनमें तो आपको यूज करना दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए टू, और जो कंप्लीट सेंटेंस होंगे अब उसको उसमें आपको योजक चिन्ह कौन सा उपयोग करना है, दैट। आपको बस यही ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जो अलग टाइप के सेंटेंस थे वो बता दिए, जिसमें अपन ने तीन जो योजक चिन्ह थे वो यूज किए थे, पहला दैट, दूसरा इफ और तीसरा जो था क्वेश्चन वर्ड। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि जो सेंटेंस आएंगे आपके सामने आपको बस यही ध्यान रखना है, यदि वो वाक्य पूरा है, कंप्लीट है, तब तो आपको योजक चिन्ह लगाना है दैट, और यदि वो वाक्य इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो आपको योजक चिन्ह लगाना है टू। और एक और बात कि अब जो आपको सैड है, सैड को आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदल सकते हैं। अब जो आपके जितने भी सैड आएगा आपको कंजक्शन वर्ड दो बता दी गए, टू और दैट। यदि कंप्लीट सेंटेंस हो तब तो दैट, और अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी अधूरा सेंटेंस हो तो आपको टू यूज करना है। और जो सैड होंगे आप उसको या तो रिक्वेस्ट में बदल सकते हो, या ऑर्डर में बदल सकते हो, या फिर एडवाइस में बदल सकते हो। इसके अलावा आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सैड है इसको रिक्वेस्ट में बदलना है या ऑर्डर में बदलना है या एडवाइस में बदलना है। इसके लिए आपको जो दूसरा सेंटेंस होगा बता दिया गया आपको, इन वाक्यों में दो सेंटेंस आते हैं, तो दूसरा सेंटेंस होगा या दूसरा जो वाक्य होगा उसको पढ़कर उसका ट्रांसलेशन यानी उसका अनुवाद समझकर आपको पता लगाना कि उसमें कोई रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना की जा रही है,
ऑर्डर यानी आदेश दिया जा रहा है, या फिर एडवाइस यानी सलाह दी जा रही है। दूसरे वाक्य को पढ़कर आपको उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी है कि उस वाक्य में किसी से कुछ प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्ट का उपयोग करना है, यदि किसी को कुछ आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर का उपयोग करना है, और यदि किसी को किसी प्रकार की सलाह दी जा रही है तो आपको किसका यूज करना है, एडवाइस का उपयोग करना है बस। और एक और चीज आपको बता दें कि आखिरकार इनकम्प्लीट और जो कंप्लीट सेंटेंस आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वाक्य इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। आपको शुरुआत में इस चीज में बता दिया गया था कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए तो वह कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस होता है वह वाक्य, इंग्लिश का वह वाक्य जिसमें आपको एक तो सब्जेक्ट मिल जाए या फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में से कुछ भी मिल जाए। सब्जेक्ट मिलना आपके लिए जरूरी है, प्लस उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, मेन वर्ब, इन दोनों में से कोई एक चीज भी मिलेगी तो आप उस वाक्य को कह सकते हो कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको सब्जेक्ट सारे बता दिए गए हैं, मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट भी बता दिए, प्लूरल सब्जेक्ट भी बता दिए पहले ही क्लास में इनडायरेक्ट की। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी सारी लिखा दी गई है, तो सब्जेक्ट आना चाहिए प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई सी भी एक चीज भी आपको अगर मिलती है तो आप ये कह सकते हो कि ये वाक्य क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस। और कंप्लीट सेंटेंस होने पर आप कंजंक्शन वर्ड कौन सा यूज करोगे, दैट। यदि आपको किसी वाक्य में सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई भी चीज गायब मिलती है यानी नहीं मिलती है तो आप उस वाक्य को इनकम्प्लीट सेंटेंस मानोगे। और इनकम्प्लीट सेंटेंस मानने की कंडीशन में आपको योजक चिन्ह कौन सा यूज करना है, टू। फॉर एन एग्जाम्पल आपके सामने एक प्रश्न लिखा जा रहा है, आप अब उसको ध्यान से देखिए। दी टीचर said to students. The teacher said to students, get out from my class. Get out from my class. ये इस प्रकार का आपके सामने वाक्य है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में होंगे दो वाक्य आते हैं, ये दी टीचर सेड टू द स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस एंड गेट आउट फ्रॉम माय क्लास ये सेकंड सेंटेंस। अब बस आपको अब ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बता रखा है कि इनडायरेक्ट स्पीच अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको कितनी चीज सेलेक्ट करनी है, चार चीजें। तो इसमें पहली चीज तो हो गई सेड, दूसरी चीज हो गई योजक चिन्ह जो कि दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए यूज होता है, और तीसरी चीज आपको कौन सी सिलेक्ट करने के लिए चुनने के लिए कहा गया है, सब्जेक्ट। अब इसको पढ़िए, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। क्या इस वाक्य में कोई सेंटेंस सब्जेक्ट मिला आपको? आपको सब्जेक्ट बताए गए हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। यहाँ पर कोई भी इनमें से मैंने जो सब्जेक्ट अभी बोले हैं उनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट यहाँ पर उपयोग नहीं हुआ है। आपको सेड पहली चीज सेड को सेलेक्ट करना था, आपने कर दी। दूसरी चीज आपको कौन सी सेलेक्ट करनी थी, कंजंक्शन वर्ड, आपने सेलेक्ट कर लिया। तीसरी चीज सब्जेक्ट नहीं है। चौथी चीज आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ढूंढनी थी। हालांकि गेट आउट तो मेन वर्ब होती है, ठीक है, गेट आउट बाहर निकलना, आप वर्ब मान सकते हो इसको, परंतु सब्जेक्ट ना होने की वजह से ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस कहलाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस। और इनकम्प्लीट सेंटेंस में आपको सिर्फ दो चीजें सेलेक्ट करनी है, एक तो सेड और दूसरा कंजंक्शन। वापस बता रहा हूँ, सेड को आपने सेलेक्ट कर दिया, कंजंक्शन वर्ड योजक चिन्ह को आपने सेलेक्ट कर लिया, परंतु इस लाइन में आपने देखा कि कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ। और सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप उस वाक्य को क्या मानोगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस मानोगे। और इनकम्प्लीट सेंटेंस में आपको सिर्फ दो चीजें सेलेक्ट करनी है, पहली सेड और दूसरी योजक चिन्ह, जिसको आप कंजंक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। दी टीचर, अब अपन को पहली चीज बदलनी है सेड। अब तक अपन सेड को बदलते टोल्ड में, आस्क में, ठीक है।
टोल्ड में कब बदलते थे? जब अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता था तो अपन इसको टोल्ड में बदल देते थे। सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ड मिलती थी तो अपन इसको आस्क में बदल देते थे। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन वर्ड मिलता था तो भी अपन इसको सेड को आस्क में बदल देते थे। परंतु अब देखिए कि सबसे पहले गेट आउट यानी वर्ब मिली है, ठीक है, ना तो ये सब्जेक्ट है, ना हेल्पिंग वर्ब है और ना ही क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है? वर्ब है। यानी ये जो वाक्य है वो कौन सा है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने सैड को किस किस वर्ड से चेंज करने के लिए कहा है? आप सैड को या तो रिक्वेस्ट में बदल सकते हो, या ऑर्डर में बदल सकते हो, या फिर एडवाइस में बदल सकते हो। रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना, ऑर्डर का मतलब आदेश देना और एडवाइस का मतलब सलाह देना। अब अपन इस दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं, इसका अनुवाद करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है। प्रार्थना की जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, या फिर सलाह दी जा रही है। यस, गेट आउट। गेट आउट यानी बाहर निकल जाओ। फ्रॉम यानी से, माई क्लास मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। टीचर ने सेड यानी कहा, स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप हमारी क्लास से बाहर निकल जाइए। तो इसमें प्रार्थना कर रहा है टीचर, या फिर आदेश दे रहा है, या फिर सलाह दे रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सोच ही लिया होगा कि इसमें टीचर क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, कमांड कर रहा है। तो आपको सेड को किसमें बदलना है? ऑर्डर्ड में। ORDERED, ORDERED, ऑर्डर्ड। टू मैंने आपको बता दिया कि नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपका जो सेकंड नंबर सेलेक्ट किया आपने, कंजक्शन वर्ड यानी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने आपको बस दो प्रयोग करने का बोला है। अब यदि आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस मिले तो योजक चिन्ह टू। यदि आपको वाक्य पूरा मिले यानी कंप्लीट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। और उसमें कंजक्शन वर्ड यानी योजक चिन्ह कौन सा प्रयोग होगा? दैट। तो यहाँ पर जो कंजक्शन वर्ड कौन सा लगेगा? दैट। कब? जब वाक्य पूरा हो। परंतु अपन देखें तो यहाँ पर तो वर्ब, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपन को नहीं मिली, यानी ये वाक्य इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने की कंडीशन में कंडीशन वर्ड कौन सा यूज करोगे आप? टू। बस आपको दो चीज सेलेक्ट करनी थी, सेड को ऑर्डर में, योजक चिन्ह टू। अब आपको सब्जेक्ट चुनना था, सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो आप किसको चुनोगे? आपको किसी को सेलेक्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट सेम सेंटेंस वापस लिख सकते हो, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ठीक है। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है, माई फ्रेंड, सॉरी एक इसमें पहले वाले सेंटेंस में मिस्टेक हो गई। जो आपके वो माई लिखा हुआ था कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, माई को चेंज करना था। माई को आप बदल सकते हो कि भाई टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, तो माई को ही से चेंज करना था, सॉरी साहब। माई फ्रेंड said to me, please bring me a glass of water, please bring me a glass of water। ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दिया गया सॉल्व करने के लिए आपको चार चीजें चुनिए। फर्स्ट सेड, सेकंड कंजक्शन वर्ड, दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह सेलेक्ट कर लिया। तीसरी चीज आपकी सब्जेक्ट ढूंढिए, प्लीज ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। मी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट आपको कौन कौन से बताए? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। ये 8 सब्जेक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या कोई सब्जेक्ट मिला आपको? नहीं मिला। और सब्जेक्ट नहीं मिला तो यानी आपका सेंटेंस वो कौन सा है? इनकम्प्लीट सेंटेंस। और इनकम्प्लीट सेंटेंस होने की वजह से योजक चिन्ह कौन सा लगेगा? टू लगेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। माई फ्रेंड, ठीक है, ये आपके लिखा हुआ सामने सेड, ठीक है। सेड के लिए मैंने आपको बता दिया है, सेड को आपको या तो रिक्वेस्ट में बदलना है यानी प्रार्थना,
ऑर्डर यानी आदेश, या एडवाइस यानी सलाह में बदल सकते हो। अब मैंने आपको बता दिया कि जो दूसरा वाक्य है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और पता लगाइए कि आप कौन सा जो सेड है उसको किसमें बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा रहा है प्लीज, प्लीज यानी कृपया, यहां से समझ में आ जाता है अपन को वैसे तो। प्लीज यानी कृपया, ब्रिंग यानी लाओ, मी यानी मेरे लिए, ए यानी ए गिलास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक पानी का गिलास ला के दीजिए या मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आइए। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लीज से पता चल जाता है कि इसमें क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की जा रही है। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे लिए एक पानी का गिलास लाइए, यानी निवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सैड को किसमें बदल सकते हो, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। टू का मना कर दिया है आपको, टू नहीं यूज करना आपको, और मी लिख दिया। अब दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए आप कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करोगे, दैट या फिर टू। टू तो होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस में और दैट का उपयोग होता है कंप्लीट सेंटेंस में। तो ये प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें अपन को सब्जेक्ट नहीं मिला, यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट सेंटेंस होने की कंडीशन में आप कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करोगे, टू। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेंटेंस है उसको बिना किसी चेंजेस के वापस लिखना। परंतु सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा प्लीज। अब रिक्वेस्ट का मतलब भी प्रार्थना करना और प्लीज का मतलब भी कृपया यानी प्रार्थना करना, यानी कि रिक्वेस्ट आ गया तो इसका मतलब आप प्लीज का उपयोग नहीं करोगे, प्लीज नहीं लिखना, क्योंकि दोनों के अर्थ सेम है। प्लीज यानी कृपया, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, यानी आपको प्लीज नहीं लिखना। अब आप लिखोगे ब्रिंग, यस, आगे लिखा मी, मेरे लिए लाइए। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ब्रिंग मी, मेरे लिए, किसके लिए, दोस्त के लिए। ठीक है, तो दोस्त के लिए आप लिख सकते हो उसके लिए, हिम, मी चेंज हो जाएगा हिम में, आपका दोस्त है उसके लिए हिम। ठीक है, बस बाकी आपको सेम लिखना है, ए गिलास ऑफ वाटर। तीसरा, माई ब्रदर सेड मी वर्क हार्ड। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, माई ब्रदर सेड मी वर्क हार्ड। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको चारों चीज सेलेक्ट करनी है इंडायरेक्ट स्पीच को सॉल्व करने के लिए। तो पहले नंबर पर आप सॉल्व करोगे सेड को, दूसरे नंबर पर दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए यूज करोगे कंजक्शन वर्ड को। ठीक है, योजक चिन्ह को, पहले नंबर पर सेड, दूसरे नंबर पर योजक चिन्ह, और तीसरे नंबर पर आप सेलेक्ट करते हो सब्जेक्ट। अब ढूंढिए वर्क और हार्ड, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट आया है, नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आई है, तो आप इस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस मानोगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस में कंजक्शन वर्ड कौन सा यूज करोगे, टू। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। माई ब्रदर, ठीक है, अब सैड है, सैड को अपन को बदलना है। सैड को किसमें बदल सकते हो, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करने में, ऑर्डर यानी आदेश में, या एडवाइस यानी सलाह में। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, जो आपको जो दूसरा सेंटेंस है उसको पढ़ना है और पता लगाना है कि आप उसको किससे बदल सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क हार्ड। वर्क यानी, वर्क हार्ड का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना या मेहनत करना। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे जो भाई है उसने मुझे कहा कि वर्क हार्ड यानी कठोर परिश्रम करो, यानी कि मेहनत करो। तो यानी आप सेड को किसमें बदल सकते हो, एडवाइस में, ADVISED, एडवाइस यानी सलाह में, यानी कि अपन सलाह दे रहे हैं। ठीक है, दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए आप कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करोगे, टू। और टू कंजक्शन वर्ड क्यों यूज करोगे, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, क्योंकि इसमें वर्क और हार्ड लिखा, बस दो ही चीज लिखी हुई है। ठीक है, इससे पता नहीं चलेगा कि ये इनकम्प्लीट है। इसमें मैंने आपको बता दिया इनकम्प्लीट का पता कैसे चलता है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई भी एक चीज आपको नहीं मिले,
तो आप उसको इनकम्प्लीट सेंटेंस मान सकते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपके लिए सेंटेंस है वो क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। टू लिख के आपको वापस सेंटेंस को रीराइट करना है। एक और नियम लिखा है कि यदि दूसरे वाक्य में डू, डज या डिड के साथ नॉट आए, डू डज या डिड के साथ नॉट आए, तो हमें नॉट टू का प्रयोग करना है। नॉट टू का प्रयोग करना है। इस टाइप के सेंटेंस के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस। ठीक है, इस प्रकार का एक सेंटेंस है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन सी चीजें सेलेक्ट करनी है, 4 चीजें सेलेक्ट करनी है। पहली चीज आपको सेलेक्ट करनी है सेड, दूसरी चीज आपको सेलेक्ट करनी है कंजक्शन वर्ड यानी कि योजक चिन्ह, और जो तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट चीज वो है सब्जेक्ट। क्या आपको सब्जेक्ट मिला, डू नॉट मेक ए नॉइज, सब्जेक्ट मिला नहीं मिला, तो यानी ये सेंटेंस है वो आपके लिए इनकम्प्लीट है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि डोंट मेक ए नॉइस, डोंट यानी नहीं, मेक यानी बनाओ, ए नॉइस यानी शोर मत करो। शोर मत करो इसके लिए प्रार्थना की जाती है कि आदेश दिया जाता है या सलाह दी जाती है। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि पिताजी आपको कह रहे हैं कि शोर मत करो, यानी वो आपको क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो आपको सेड को किसमें बदलना है, ऑर्डर्ड में, ORDERED, ऑर्डर्ड में। टू आपको नहीं लिखना है, मी का मी आपको बिना किसी चेंज के वापस लिखना है। प्लस अब आपको योजक चिन्ह यूज करना है। योजक चिन्ह कौन सा होगा, टू। योजक चिन्ह कौन सा यूज करना है आपको, टू। अब मैंने आपको जो डू नॉट वाला नियम है, सबसे पहले आ रहा है डू नॉट। डू नॉट वाला नियम बता दिया कि यदि दूसरे वाक्य में डू डज या डिड के साथ नॉट आ जाए, डू डज या डिड इन तीनों में से कोई सा भी एक आ जाए, यहाँ पर आ गया डू, उनके साथ क्या लिखा हुआ आ जाए, नॉट लिखा हुआ आ जाए, तो आपको नॉट टू का प्रयोग करना है। इसकी जगह पर किसका प्रयोग करना है, नॉट टू। तो यानी जो ये कंजक्शन वर्ड है जो आपने नॉट के पहले लगाया वो हट जाएगा, और ये टू कहां पर लगेगा, नॉट के बाद, यानी आपको उल्टा लिखना है नॉट टू, और फिर आपको वापस लिखना है मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। इस प्रकार आपको इसको वापस चेंज करके लिखना है। वापस बता रहा हूं, माय फादर सेड को आपने बदल दिया ऑर्डर्ड में, क्योंकि आदेश दिया जा रहा है कि आप शोर मत कीजिए। टू लिखना ही नहीं है, मी का मी। आपको कंजक्शन वर्ड लगाना था जो अपन ने यहाँ पर लगाया था टू, परंतु यहाँ पर डू नॉट वाला नियम लगाना। डू नॉट वाला नियम क्या है कि यदि दूसरे वाक्य में जो अधूरे वाक्य होते हैं उसमें यदि दूसरे वाक्य में डू डज या डिड आ जाए और उनके साथ क्या आना चाहिए, नॉट। ये डू और इसके साथ आया नॉट, तो आपको किसका उपयोग करना है, डू नॉट की जगह नॉट टू का। इस डू नॉट है इसको आप हटा दीजिए और इसकी जगह किसका उपयोग कीजिए, नॉट टू का, यानी जो टू पहले लगना था वो इसके बाद लगेगा। बस आपको बाकी के सेंटेंस वापस उतारने हैं। एक लास्ट टाइप का सेंटेंस और है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रूल नंबर 7, यदि दूसरे वाक्य में
यदि दूसरे वाक्य में डू, डज, डिड के साथ नॉट या फिर नेवर, नेवर आए तो सैड को फॉरवर्ड, सैड को फॉरवर्ड में बदल कर डू, डज, डिड प्लस नॉट या नेवर को हटा सकते हैं। यानी ये जो सेंटेंस है वो दो टाइप से बन सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि दूसरे वाक्य में डू, डज, डिड के साथ नॉट आए, यानी डू, डज, डिड के साथ नॉट आए, या इसलिए नेवर भी लिखा हुआ जाए, यानी डू नॉट ना आए, यहाँ पर आ जाए नेवर मेक ए नॉइज, तो उस कंडीशन में आप सैड जो है उसको किसमें बदल सकते हो? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना, यानी सैड को आप फॉरवर्ड में बदल सकते हो, और फॉरवर्ड में बदलते ही आपको जो डू, डज या डिड के साथ नॉट लगा हुआ है या फिर इनमें नेवर आए तो आप उसको हटा सकते हो। यानी आपको यहाँ पर नॉट टू का उपयोग नहीं करना है, डायरेक्ट जो ये डू नॉट है वो हट जाएगा और उसकी जगह सैड को आप किसमें बदल दोगे? फॉरवर्ड में। जैसे कि आपको आपके सामने ये सेंटेंस है, अपन वापस इस नियम का अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बता दिया, पहली चीज आपने सैड को सेलेक्ट कर दी, दूसरी चीज योजक चिन्ह को सेलेक्ट कर दी, और आपके सामने ये वाक्य पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं। तो माई फादर का वापस अपन ने लिख दिया माई फादर, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है सैड, ठीक है, और दूसरे वाक्य में आ रहा है डू नॉट। ये क्या कह रहा है? डू, डज, डिड के साथ नॉट आए, बिल्कुल आ गया, या नेवर आए, इसी जगह नेवर लिखा हुआ है तो भी ये नियम लग सकता है, ठीक है। तो आपको सैड को किससे बदलना है? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना, फॉरवर्ड। तो सैड को किससे बदल देंगे अपन? फॉरवर्ड में, क्योंकि पिताजी ने मुझे कहा कि डोंट मेक ए नॉइज, पिताजी ने मुझे कहा कि शोर मत करो, यानी पिताजी शोर करने से मना कर रहे हैं, तो आपने सैड को किससे बदल दिया? फॉरवर्ड में, ठीक है। बदल कर आप डू, डज, डिड नॉट या फिर इसी जगह नेवर आए तो उसको क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। तो आप मैंने सैड को किससे बदला? फॉरवर्ड में। टू लिखना है, नहीं लिखना है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड कौन सा लगाएंगे? टू। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वाक्य इनकम्प्लीट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा आपने कंजक्शन वर्ड क्या लगाया? टू। अब आपको इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि आप सैड को फॉरवर्ड में बदलते हो तो डू, डज, डिड नॉट, इनके साथ अगर नॉट आ जाता है तो उसको हटा देंगे, यानी ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है। डायरेक्ट कहां से लिखोगे? मेक ए नॉइस, बस ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। माय फादर का माय फादर, सैड को फॉरवर्ड बदल दिया, यानी सैड का मतलब फॉरवर्ड का मतलब मना करना। टू लिखा ही नहीं है, मी का मी, दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए अगली लाइन है, इसलिए टू योजित लगाया। फॉरवर्ड लिखते हैं अपन को डू, डज, डिड के साथ नॉट है, उसको हटाना, हटा दिया, और डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया? मेक ए नॉइस, ये लिख दिया मेक ए नॉइस। लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्लास, my friend said to me, never waste time। योर टाइम में लिखा अपन सिर्फ इतना लिख देते, नेवर वेस्ट टाइम। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा नेवर वेस्ट टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, ठीक है। हाँ, इसको अपन दोनों टाइप से बना के देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, पहली चीज आपको किसको सिलेक्ट करनी है? सेड। दूसरी चीज योजित चिन्ह। अब तीसरी चीज होती है सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट नहीं मिला इसमें, यानी आपको सेलेक्ट नहीं करना। अब इसको बनाते हैं। माई फ्रेंड का माई फ्रेंड बिना किसी चेंज के
ठीक है, सैड, हाँ, नेवर यानी कभी नहीं, वेस्ट यानी बर्बाद करो, टाइम यानी समय, समय को बर्बाद मत करो। तो इसके अंतर्गत सलाह प्रार्थना की जा रही है कि आदेश दिया जा रहा है या फिर सलाह दी जा रही है, समय बर्बाद मत करो, यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। तो एडवाइज्ड टू आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखोगे, मी, दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करोगे, टू। क्यों करोगे, क्योंकि ये वाक्य इनकम्प्लीट है, बस आपको सेम टू सेम वापस लिखना है, नेवर वेस्ट टाइम। अब इसी सेंटेंस को अगर आप फॉरवर्ड से बनाएं, यानी फॉरवर्ड वाले सेंटेंस से बनाएं, तो आपको वापस लिखना है माई फ्रेंड, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या आ रहा है कि डू डज डिड के साथ नॉट आए, नहीं आया, परंतु नेवर ये आ गया, नेवर, ठीक है। नेवर आए तो आप शैडो किसे बदल सकते हो, फॉरवर्ड में, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप फॉरवर्ड, ठीक है, बदल सकते हो, ठीक है। और बदलने के बाद क्या होगा, डू डज डिड नॉट, ये अगर आएंगे तो ये हटेंगे, और ये नहीं आते तो नेवर आएगा, तो नेवर भी हटेगा। यानी अब आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है, सॉरी, सैड को फॉरवर्ड बदल दिया, टू आपको नहीं लिखना है, ये मी का। अब आपको सेकंड नंबर चेंज करना है, सेकंड नंबर यानी कंजक्शन वर्ड, योजक चिन्ह, कौन सा योजक चिन्ह यूज करोगे आप, टू। क्यों करोगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब इसमें साफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि सैड को फॉरवर्ड में बदलना है, सैड को फॉरवर्ड में बदल दिया, योजक चिन्ह आपने लगा ही दिया है, बदलकर डू डज डिड नॉट, ये या फिर नेवर, जो भी आए उसको हटाना है, यानी नेवर आपको नहीं लिखना और डायरेक्ट क्या लिखना है, वेस्ट टाइम। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इन दोनों में से आपको किस नियम का अकॉर्डिंग बदलना है, या आपके जो एग्जाम पेपर होगा उसमें क्लियरली लिखा हुआ आएगा, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आएगा। जो सेंटेंस आपके लिखे हुए रहते हैं, एडवाइस, एडवाइस के बाद डैश डैश लिखा होता है, या फॉरवर्ड के बाद डैश डैश लिखा होता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको एडवाइस से बदलना है या फिर फॉरवर्ड बदलना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस को किस टाइप से बदलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।